सो हे गाइस, आपने नेक्रोमेंसर तो बहुत देखे होंगे। कोई ड्रैगन समन कर सकता है तो खुद कोई और को समन कर सकता है। पर क्या हो कि आपको एक ऐसा टाइटल मिला हो जो कि सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप नॉर्मल स्केलेटन्स को ही समन कर सकते हो, तो सोचिए आपके तो वाट लग जाएंगे। पर क्या हो जब सिस्टम विंडो ये कहे कि आपने अपना हिडन टैलेंट को अनलॉक कर लिया है और आप अपने स्केलेटन्स को प्लेयर्स के रूप में चेंज कर सकते हो। तो सोचिए कितनी औसम बात होगी ना। आपके पास खुद की एक अपनी पार्टी होगी जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मानवा इसी के बारे में है। बिना वेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस मानवा को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे गॉब्लिन्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत सारे ई रैंक के प्लेयर्स से लड़ रहे होते हैं। और ये ई रैंक का एक डंजन होता है जहां पे बहुत सारे रैंकर्स गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे देखो गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा ही इकट्ठे तरीके से आ रहे हैं, सभी गॉब्लिन्स को मारना है, हमें छोड़ो मत, सबको घेर लो और घेर के हमें पीटना है। पर गाइस तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जो कि गॉब्लिन्स ने किया होता है। और इस ब्लास्ट को देखने के साथ ही ये बंदा कहता है कि सर प्लीज क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा था हमने इन गॉब्लिन्स को अब पीछे ढकेल दिया है, तो आप आइए और मदद करिए हमारी। इस पे हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स, मैं इसीलिए तो यहाँ पे मर्सनरी की तरह आया हूँ। तो गाइस मर्सनरी वो बंदे होते हैं जो फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं, किसी गिल्ड से बिलोंग नहीं करते। और वहीं पे गाइस हमारा हीरो अपने नेक्रोमेंसर एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और तभी वो 3 स्केलेटन्स को समन करता है, जिसमें एक स्केलेटन आर्चर होता है, एक स्वॉर्डमैन होता है और एक स्पीयरमैन होता है। तीनों ही आगे बढ़ते हुए गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं, उन सबको पीछे ढकेलकर उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर वहां पे जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं अरे वाह, ये नेक्रोमेंसर ये तो सच में बड़ा कमाल का है यार। नेक्रोमेंसर्स बहुत ज्यादा ही रेयर होते हैं और हमने इस बंदे के बारे में भी बहुत ज्यादा ही सुना था, पर मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये ई रैंक डंजन में इतना ज्यादा कमाल करेगा। पर गाइस ये सब हमारा हीरो बात सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है मन ही मन में और कहता है हाँ हाँ बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल ही एकदम रेयर बंदा हूं, पर मेरी एक दिक्कत है। और गाइस तभी हमारा हीरो नेक्रोमेंसर्स के बारे में बताने लगता है कि जो नेक्रोमेंसर्स है ना वो 8 अरब लोगों में सिर्फ 1000 ही होते हैं और मैं भी उन्हीं की तरह एक नेक्रोमेंसर हूं, पर मैं एक एबनॉर्मल नेक्रोमेंसर हूं, मैं साधारण नेक्रोमेंसर नहीं हूं। और गाइस इसका कारण ये होता है कि हमारे हीरो के जितने भी स्केलेटन्स होते हैं वो बस ई रैंक के होते हैं, वो जितने भी बोन मॉन्स्टर्स होते हैं वो बस इंसानों के ही स्केलेटन्स होते हैं। वहीं पे गाइस जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, नेक्रोमेंसर तो बहुत ज्यादा ही टाइप के स्केलेटन्स को समन कर सकते हैं ना, ये ड्रैगन स्केलेटन और ऑर्क स्केलेटन को समन कर सकते हैं, तो ये बस बंदा स्केलेटन्स नॉर्मल जो ह्यूमन स्केलेटन्स होते हैं उन्हीं को समन क्यों कर रहा है। और गाइस तभी दूसरा बंदा कहता है अरे ई रैंक डंजन के लिए ये काफी है यार, तुम्हें पता है सिर्फ इसके इसी नॉर्मल स्केलेटन्स को देख के ही मैं बहुत ज्यादा ही इससे जेलस हूं। गाइस सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है तुम और मुझसे जेलस हो, मैं अपनी किस्मत में रो रहा हूं इस समय। और गाइस तभी हमारा हीरो का वो समय दिखाया जाता है जब वो अवेकनर हुआ था। हमारा हीरो का गाइस जो अवेकनिंग होता है वो एक नेक्रोमेंसर के रूप में होता है जिसका जो रैंक होता है वो ई होता है। पर हमारा हीरो नॉर्मल नेक्रोमेंसर नहीं होता बल्कि वो एक कर्स्ड नेक्रोमेंसर होता है और उसके कर्स की वजह से वो सिर्फ नॉर्मल स्केलेटन्स को ही समन कर सकता है और किसी को समन नहीं कर सकता। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो ये सोचते हुए रो रहा होता है कि तुम लोग मुझसे जलन हो, पर मैं तुम लोग से जलन हो रहा हूं यार। और गाइस तभी हमारा हीरो इस वर्ल्ड के बारे में हमें बताने लगता है कि 10 साल पहले बहुत ज्यादा ही डंजन ब्रेक हुए थे जिसकी वजह से मॉन्स्टर आने लगे, पर हर एक बंदा जो 20 साल का हो चुका था, जिसका बर्थडे 20 साल बीत चुका था, उसको पावर्स मिलने लगी। कुछ लोग को पावर्स बहुत ज्यादा ही खतरनाक मिलने लगी जिसमें नेक्रोमेंसर का भी एबिलिटी था, कुछ लोग को सपोर्ट स्किल मिलने लगी और कुछ लोग जो है वो लक पे डिपेंड करते थे, जिसका जितना लक होता था उतना उसको एबिलिटी अच्छा मिलता था। पर फिर भी हमारा अभी नया नया अवेकनिंग हुआ था, पर फिर भी मॉन्स्टर्स के इन्वेजन से हमने अपने आप को बचा लिया और जो ह्यूमैनिटी है वो सरवाइव कर गई। पर वो सब छोड़ो, बात अभी बात की है। पर अभी मैं जो हूं वो एक नॉर्मल स्केलेटन समनर हूं, मैं कोई भी अच्छे मॉन्स्टर्स को नहीं समन कर सकता हूं और इसीलिए मैं यहां पर बस ई रैंक डंजन में फंसा हुआ हूं और मॉन्स्टर्स को मारता फिर रहा हूं। गाइस हमें दिखाया जाता है कि जितने भी स्केलेटन्स होते हैं नॉर्मल वाले उन्होंने गॉब्लिन्स को हरा दिया होता है, सभी लोग हुर्रे कर रहे होते हैं कि वाह आप तो कमाल के हो सर। पर वहीं पे गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो अपने टीम लीडर से कहता है कि टीम लीडर आज के लिए बस मैं इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा। टीम लीडर कहता है क्या सच में यार तुम आज और काम नहीं करोगे? तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ बस मैं आज इतना काम कर चुका हूं, जितना पैसा आज का बना होगा ना वो मेरे अकाउंट में भेज दीजिएगा। और गाइस ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो वहां से चले जाता है। रोड पे जाते हुए वो अपनी किस्मत को दोष दे रहा होता है और सोच रहा होता है अरे यार ये दुनिया, ये ससुरी दुनिया, मैं एक स्केलेटन बन गया और उसके बाद मैं किसी भी अच्छे स्केलेटन को नहीं समन कर सकता हूं। ये स्केलेटन्स बस ई रैंक डंजन में ही काम करते हैं, उसके ऊपर का जो डंजन है इसमें ये सब का कोई काम नहीं होगा, वो नहीं हरा पाएंगे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को। अगर मेरे पास कोई सपोर्टिव स्किल होता तो भगवान की दया से कम मैं कुछ पैसे तो कमा पाता, पर इससे तो बस मेरे को 40,000 वन ही मिले हुए हैं, ये बहुत ज्यादा ही कम है यार। तो गाइस सच में ये बहुत ज्यादा कम होते हैं। पर गाइस तभी रास्ते में हेडलाइंस पे न्यूज चल रहे होते हैं कि आज की ताजा खबर, डार्क लॉर्ड जो कि एक नेक्रोमेंसर है उसने मात्र 3 साल में ही एक रैंकर बन के दिखा दिया है और उसने मून कैनियन नाम के
डंजन को अकेले ही क्लियर कर लिया है, जिसकी वजह से वो एक रैंकर बन गया है, वो भी मात्र 3 साल में। ये बहुत ज्यादा ही कमाल की बात है। और ये कोरिया का 37th रैंकर है और यूएस से हम लोग कोरिया वाले बस सेकंड लिस्ट में है। गाइस ये देखने के साथ ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और सोचने लगता है, अरे ये डार्क लॉर्ड, ये वही बंदा है ना जो मेरे साथ 3 साल पहले हम दोनों साथ में अवेकनिंग हुए थे। ये भी एक नेक्रोमेंसर बना था और मैं भी एक नेक्रोमेंसर बना था, पर देखो ये ससुरा इतना अच्छा बन गया, ये एक रैंकर तक बन चुका है और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ इन ससुरे स्केलेटन्स के साथ। अरे यार ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। और गाइस सच में उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पे फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, जहां पे वो जाके कहता है कि चलो अगर मेरे पास समय जब बचा हुआ है तो क्यों ना मैं अपने स्केलेटन्स को ट्रेन कर लूं। और गाइस तभी सिस्टम विंडो कहता है कि आप अपने स्केलेटन्स को आप समन कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हमारे हीरो का जो माना होता है वो फुल हो चुका होता है। और तभी सिस्टम विंडो कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 स्केलेटन को समन कर सकते हैं और पर स्केलेटन में आपका 10 पॉइंट माना खर्चा होगा। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है 3 स्केलेटन समन हो जाओ। और गाइस तुरंत ही 3 वही स्केलेटन समन हो जाते हैं जिसको हमारे हीरो ने पिछले बार यूज किया था। और इन्हें देखकर हमारे हीरो कहता है, अरे यार ये वही स्केलेटन बार बार क्यों समन होते हैं जिन्हें मैं पहले भी यूज कर चुका हूं। और गाइस तभी हमारा हीरो बताता है कि ये सेम स्केलेटन्स हैं, क्योंकि पहला जो स्केलेटन है वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, दूसरा स्पीयर का इस्तेमाल करता है और तीसरा जो है वो बो का इस्तेमाल करता है, वो भी दूर रहकर। तीनों ही कमाल के बंदे हैं, क्योंकि पहले तो ये बहुत ज्यादा ही फिसड्डी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इन्हें ट्रेन किया ये कमाल के बंदे बन गए। और गाइस तभी हमारा हीरो इन सबको आदेश देता है कि जाओ स्केलेटन्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, पर ध्यान रखना कि कहीं तुम्हारी हड्डियां फिसलकर टूट ना जाए। वहीं ये सारे स्केलेटन ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ही अच्छे से कर रहे होते हैं। वहीं हमारा हीरो दूसरी तरफ बैठकर सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन स्केलेटन्स की पावर बहुत ज्यादा ही कम है और इनका इस्तेमाल करके मैं बस ई रैंक डंजन को ही क्लियर कर सकता हूं, डी रैंक पर मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। पर गाइस हमारा हीरो ये बात सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे से झाड़ियों से आवाज आती है। हमारा हीरो तुरंत ही पीछे मुड़ता है तो वो ध्यान देता है कि झाड़ियों के बीच से एक ऑर्क निकल कर आ रहा होता है। और गाइस ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो एक डंजन के अंदर नहीं होता बल्कि वो बाहरी एरिया में होता है। और वो कहता है कि अरे एक ऑर्क यहाँ पे कैसे आ सकता है। और जैसे ही ये ऑर्क सामने आता है जितने भी स्केलेटन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही इसकी ऑरा से डर जाते हैं और उनकी जो स्किल्स होती है वो काम नहीं कर रही होती। हमारा हीरो इस ऑर्क को देखकर सोच रहा होता है कि अरे यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये ऑर्क यहाँ पे है तो जरूर ही आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ होगा। हमें डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है कि जब मॉन्स्टर्स को डंजन के अंदर मारा नहीं जाता है और इसी तरह डंजन को छोड़ दिया जाता है ना, तो डंजन ब्रेक हो जाता है, मॉन्स्टर्स डंजन के अंदर से बाहर आने लगते हैं। और गाइस तभी ये जो स्केलेटन्स होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हमारा हीरो कहता है, अरे ससुरो स्केलेटन्स हिलो, कुछ करो, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता हूं। वहीं पे गाइस जो ऑर्क होता है वो अपने हथियार को उठा लेता है और जोरदार तरीके से हमारे हीरो पे मारने वाला होता है। पर तभी हमारा हीरो आदेश देता है स्केलेटन्स को कि प्लीज स्केलेटन्स ब्लॉक करो इसे। और गाइस तुरंत ही एक जो स्वॉर्डमैन स्केलेटन होता है वो वहां पे आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर और गुर्राता है और उसके बाद इस स्केलेटन पे एक जोरदार धक्का दे मारता है, जिसकी वजह से स्केलेटन जाके तुरंत ही इस स्पीयरमैन वाले स्केलेटन से जा लड़ता है और दोनों ही अनसमन्ड हो जाते हैं। सिस्टम विंडो भी यही कहता है कि आपके जो दोनों स्केलेटन्स हैं ना वो अनसमन हो चुके हैं। और गाइस ये देखकर हमारा हीरो वहां से तुरंत ही उठकर भागने लगता है और भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। हमारा हीरो कहता है, भाग ससुरे भाग, नहीं तो मारा जाएगा। पर गाइस तभी जो और भाग रहा होता है उसके ऊपर एक तीर आकर लगती है और ये तीर चलाया होता है एरो स्केलेटन ने। हमारा हीरो इस स्केलेटन को देख के सोच रहा होता है, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन किए रहो जब तक मैं यहां से भाग न जाऊं। और गाइस तभी हमारा हीरो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और तुरंत ही वो कहता है कि अभी भी मैं 8 स्केलेटन को समन कर सकता हूं। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो 2 स्केलेटन्स को समन करता है, जहां पे दोनों स्केलेटन्स ही एक स्वॉर्डमैन होते हैं और दूसरा स्पीयरमैन होता है। हमारा हीरो तुरंत ही इन स्केलेटन्स को आदेश देता है कि आर्चरर पीछे रखकर इस पर अटैक करते रहो और तुम दोनों टैंक के रूप में बनकर जाओ और इससे लड़ो ताकि मेरे को भागने का टाइम मिल जाए। दोनों ही गाइस स्केलेटन इससे लड़ने लगते हैं, पर तभी ये जो ऑर्क होता है वो अपने एक्स को एक स्केलेटन में चला देता है, जिसकी वजह से वो जो स्केलेटन होता है वो फट जाता है। और इसी तरह गाइस हमारे हीरो के 2 स्केलेटन जो समन किए होते हैं वो अनसमन हो जाते हैं। पर तभी हमारा हीरो इसी स्ट्रेटजी का बार बार लगातार इस्तेमाल करता है जब तक कि उसके पास माना होती है, यानी 2-2 स्केलेटन्स को बार बार समन करना, देन 2 स्केलेटन्स रुकेंगे और आर्चरस मारेंगे। पर ये जो ऑर्क होता है हमारे हीरो का पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता और इस वजह से हमारे हीरो की जो माना होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और फाइनली हमारा हीरो खड़ा होता है सिर्फ मात्र 3 स्केलेटन्स के साथ, जो कि उसके लास्ट समन होते हैं। और तभी हमारा हीरो इस चीज को देख के सोच रहा होता है, क्या यार मैं सच में यहाँ पे मरने वाला हूँ क्या? ये स्केलेटन्स तो इसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या करूं? पर गाइस तभी उसको बार बार एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन चेक करिए। पर गाइस हमारा हीरो फाइट में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो इस चीज
को चेक ही नहीं कर पाता और तुरंत ही हमारे अपने स्टेटस को चेक करता है कि आपने जो कंडीशन था उसे रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। और तभी हमें इस कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि ये कंडीशन बहुत ज्यादा ही हार्ड है। ये हार्ड इसलिए है क्योंकि आपको पहले रैंक वाले जो ऑर्डिनरी स्केलेटन्स है ना उनको 10,000 बार समन करना होगा और तभी जाकर आपके ये जो स्केलेटन्स है वो इवॉल्व होंगे। पर आपने एक कंडीशन कंप्लीट कर ली है और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने ये कंडीशन कंप्लीट कर ली है इसलिए आपके जो स्केलेटन्स है वो अब अपग्रेड होने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर गाइस वहीं पे ये ऑर्क रश कर देता है हमारे हीरो पे मारने के लिए और हमारा हीरो कहता है प्लीज प्लीज कुछ भी जो भी स्किल है जल्दी मुझे दे दो। और गाइस तभी स्टेटस विंडो कहता है कि आपके जो नॉर्मल स्केलेटन्स है ना वो अब एक ई रैंक से डी रैंक पे चले गए हैं, जो कि अब वीकेंड स्केलेटन बन चुके हैं और आपका माना भी रिकवर हो चुका है। पर गाइस जो ऑर्क होता है वो अटैक कर देता है हमारे हीरो पे। पर गाइस तभी हमारे हीरो कहता है स्केलेटन्स अब वेकेंड हो जाओ और तभी जो एक स्केलेटन होता है स्वॉर्डमैन वो तुरंत ही इसके आते हुए अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। और गाइस इन सब की एनर्जीज देखकर हमारे हीरो कहता है अरे यार इन सब की एनर्जीज तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रही हैं, पहले से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने जो एबिलिटी उसे न्यू मिली होती है उसको देखते हैं कि क्या और कौन सी एबिलिटी मुझे मिली हुई है। और गाइस तभी सिस्टम विंडो बताता है कि आपका जो माना है वो रिस्टोर हो चुका है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा ही स्केलेटन्स को समन कर सकते हैं। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो 2 और स्केलेटन्स को समन करता है और तभी जैसे ही ये दोनों स्केलेटन्स समन होते हैं सिस्टम विंडो कहता है कि सिस्टम विंडो ने स्टार्टिंग से ही इन सबको वेपन प्रोवाइड करवा दिए हैं। गाइस हमें दोनों स्केलेटन्स दिखाए जाते हैं, एक के हाथ में शील्ड होती है जो कि टैंकर होता है और एक के हाथ में मैजिशियन वॉन्ड होती है जो कि खुद भी एक मैजिशियन होता है। ये देख के हमारा हीरो शॉक्ड होता है कि क्या स्टार्टिंग से ही इन सबको वेपन्स भी मिल गए, इनको कोई अपग्रेडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो देखता है कि जो 2 स्केलेटन्स होते हैं वो इस और को रोके हुए होते हैं। हमारा हीरो कहता है कि ये 2 जब तक इसे रोके हुए रहेंगे तब तक मेरे जीतने के चांसेस बने हुए हैं। पर गाइस वहीं पे जो ऑर्क होता है वो टैंकर को देखता है और टैंकर भी अपने एग्रेसिव स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑर्क होता है उसका पूरा का पूरा ध्यान टैंकर पे चला जाता है और वो रश करते हुए टैंक पर एक कुल्हाड़ी दे मारता है। पर जो टैंकर होता है उसकी कुल्हाड़ी को ढकेलते हुए उसकी कुल्हाड़ी को फेंकवा देता है, यानी गिर जाती है उसके हाथ से। पर गाइस तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए जो मेज होता है वो फायर बॉल का इस्तेमाल करता है जो कि लेवल 1 की होती है अभी। और तभी ये मैजिशियन स्केलेटन उस बड़े से फायर बॉल को इस पे गिरा देता है, जिससे कि जो ऑर्क होता है वो बहुत तगड़े तरीके से जलने लगता है, उसकी एचपी घटने लगती है। पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो स्वॉर्डमैन होता है और जो स्पीयरमैन होते हैं दोनों ही अपने हथियार को इसके गले में डाल देते हैं। और गाइस इस वजह से ये स्केलेटन का वहीं पे काम तमाम हो जाता है। गाइस ये देखने के साथ ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है क्योंकि हमारे हीरो ने इन सबको कोई भी कमांड नहीं दिया होता, ये सब अपने मन से कर रहे होते हैं। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है क्या बस इसी तरह मैंने इस और को हरा दिया, ये तो बहुत ज्यादा ही आसान था यार, मैंने सोचा था कि मेरे एलब लग चुके हैं पर ये अपग्रेडेशन ये तो बड़ा ही कमाल का है। गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो कमरे में मैगी खा रहा होता है और अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है जहां पे उसका जो टाइटल होता है वो कर्स नेक्रोमैंसर का अभी भी बना होता है, पर उसकी जो समनिंग स्किल होती है वो डी रैंक की हो चुकी होती है और उसके जो स्केलेटन्स होते हैं वो अब अवेकनर्स स्केलेटन हो चुके होते हैं। और गाइस ये देख के हमारा हीरो कहता है अरे वाह ये बहुत ज्यादा ही ऑसम है यार। गाइस वो अपने स्किल की बहुत ज्यादा ही तारीफ करता है, स्केलेटन्स की तारीफ करता है कि अगर इसी तरह ये सब चलते रहे तो एक दिन मेरा स्केलेटन बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगा। गाइस सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमारा हीरो मर्सनरी गिल्ड में जाता है और वहां पे जाकर वो देखता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ही शोर मचा होता है, हर एक हंटर एक ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि सच में यार डेंजर काफी है पर पैसे बहुत ज्यादा ही मिल रहे हैं। हमारा हीरो कहता है आखिर यहाँ पे बातचीत कैसी चल रही है। और गाइस तभी वहां का जो टीम लीडर होता है वो आता है और कहता है अरे डोंगहुन। तो गाइस हमारे हीरो का नाम डोंगहुन है और तुरंत ही ये टीम लीडर कहता है कि डोंगहुन तुम्हें पता है एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो इस पे डोंगहुन कहता है कि हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हल्ला गुल्ला हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है। तो इस पे टीम लीडर बताता है कि देखो क्या तुमने कभी ब्लू गिल्ड का नाम सुना है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ ब्लू गिल्ड हाँ सुना ही है लगभग। और गाइस तभी टीम लीडर कहता है कि हाँ ब्लू गिल्ड ने एक नया डंजन पाया है और उसको वो एक्सप्लोर करने के लिए जा रही है और तुम्हें पता है उस डंजन में जो भी हेल्प करेगा, पोर्टर्स का काम करेगा या फिर अवेकनर के रूप में जाएगा उससे नॉर्मल पेमेंट का 10 गुना ज्यादा दिया जाएगा। यानी जितना तुम्हें पेमेंट नॉर्मली तरीके से मिलता है, मान लो 4 रुपए मिलते हैं तो तुम्हें 40 रुपए दिए जाएंगे। गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या सच में 10 गुना पेमेंट। इस पे गाइस टीम लीडर कहता है हाँ 10 गुना पेमेंट और वो लोग किसी को भी हायर कर रहे हैं, ई रैंक हो, एफ रैंक हो, डी रैंक हो, सबको हायर कर रहे हैं। तो बताओ क्या तुम जाना चाहोगे वहां पे। तो इस पे हमारा हीरो कहता है डेंजर तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, चलो सबसे पहले मुझे इस डंजन के बारे में बताओ। तो इसी पे टीम लीडर कहता है कि देखो ये पेजू आइसलैंड के पास बना हुआ एक नया डंजन है जो कि अभी जस्ट खुला हुआ है, पर यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत है, इस डंजन को अभी तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है। 5 बार
इसमें क्लियर करने के लिए अटेम्प्ट मारे गए हैं, पर 5 बार ये अटेम्प्ट फेल हो गए हैं। हमारा हीरो गए सरप्राइज हो गए, कहता है क्या 5 बार अटेम्प्ट मारे गए हैं फिर भी फेल हो गए, तब तो ये डंजन बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तो इस पे टीम लीडर कहता है हाँ, इस डंजन का अभी क्या रैंक है वो डिटरमाइन नहीं किया गया है, अभी भी हम पता नहीं लगा पाए हैं, पर तुम चिंता मत करो। पिछली बार जितने भी हंटर्स इसके अंदर गए थे ना, वो न्यूबी हंटर थे जिनको कुछ नहीं पता था हंटिंग के बारे में, पर इस बार जो लोग जा रहे हैं ना वो खुद ब्लू गिल्ड के बंदे जा रहे हैं। तो सोचो कितने ताकतवर लोग होंगे वहां पे जाएंगे तो। और तुम्हें वैसे भी ज्यादा काम भी नहीं करना है, अगर तुम पोर्टर ग्रुप में जाते हो तो बस तुम्हें सामानों को उठाना पड़ेगा और लड़ाई करने की तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। गाइस सुनते ही हमारे को सोचने लगता है दाल में कुछ तो काला है, पर ये डंजन बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ और रिस्क बहुत ज्यादा है। पर एक बार डार्क लॉर्ड ने कहा था कि जब भी आपको खतरा दिखे तो आपको भागना नहीं चाहिए बल्कि उसमें डूब जाना चाहिए, क्योंकि जितना खतरा में आप जाओगे उतना अच्छा आपको रिवार्ड मिलेगा और उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बेशक मेरे पास जो स्केलेटन्स है वो अभी भी किसी खतरे का सामना करने के लिए नहीं बने, पर फिर भी मैं ट्राई तो कर ही सकता हूं। हमने उस और को हरा दिया था तो नॉर्मल बंदों को तो हम हरा ही सकते हैं। और गाइस तभी हमारे लोग कहता है ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा, और गाइस तभी वो साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट पे। लीडर कहते हैं वाह तुमने बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया है, तो चलो एक हफ्ते बाद पेजू आइसलैंड के ट्रेन पे मिलते हैं। और गाइस तभी हमारे लोग कहता है ठीक है मैं मिल तो लूंगा, पर अभी आप मेरे को डिनर करवाइए, और वो भी बहुत ज्यादा ही महंगा डिनर। तो इस पे टीम लीडर कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हें डिनर करवा दूंगा। गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो तुरंत ही अपने सारे के सारे जो स्केलेटन्स होते हैं उन्हें समन करता है, और तभी सारे के सारे स्केलेटन्स को हमारा हीरो एक जगह पे समन कर रहा होता है जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, जहां पे हमारे हीरो फिर से अपने जितने भी स्केलेटन्स हैं उन्हें ट्रेन करने वाला होता है और उनके रियल पावर को देखना चाहता है कि आखिर उनके पावर्स क्या है। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और गाइस जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो स्वॉर्डमैन स्केलेटन होता है वो तुरंत ही एक बार में लकड़ी के जो वुडन क्लास होते हैं उनको चीर देता है, और उसके बाद जो स्पीयरमैन होता है वो एक ही बार में जो लकड़ी के वुडन कार्व्स होते हैं उनको छेद कर देता है, और जो बड़ा सा एरोमैन होता है आर्चर होता है वो ऐसा आर्चर शूट करता है जिसकी वजह से जो तीर होते हैं वो लकड़ी को फाड़ते हुए कई सारे बगल के पेड़ों को भी फाड़ते हुए पार निकल जाते हैं। गाइस ये देखने के साथ ही हमारे हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होता है और सोचने लगता है क्या ये सब बस डी रैंक के हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये सब सी रैंक के हैं, और वो भी सी रैंक से बी रैंक बनने वाले हैं, ये सब बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो गए हैं यार। पर गाइस तभी वो देखता है कि उसके सारे डमी टूट चुके होते हैं, फट चुके होते हैं, और अब हमारे हीरो को इनको अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ही पैसे जाएंगे। पर यार पैसे ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी एक प्रॉब्लम हूं। क्या हो अगर मैं सारे स्केलेटन्स को लड़ाई के लिए भेज देता हूं और मैं अकेला रह जाता हूं और कोई और मॉन्स्टर आकर मेरे पर अटैक कर देता है, तब तो मैं वनरेबल हो जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, उसके बाद सारे स्केलेटन्स भी खत्म हो जाएंगे, इसका मैं क्या करूं। और गाइस तभी ये सुनते ही ये जो मैजिशियन स्केलेटन होता है वो तुरंत अपने छड़ी को आगे करता है। ये देख के हमारे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, अरे यार ये तुम मेरे पे अटैक करने वाले हो क्या। तो इस पे जो स्केलेटन होता है वो तुरंत ही एक एयर शील्ड नाम की अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है हमारे हीरो के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अगल बगल एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। ये देख के हमारे हीरो कहता है क्या, अरे मैंने सोचा और इसने वो काम कर दिया, क्या ये मेरा थॉट को भी रीड कर सकता है क्या, मैं जो मन में सोच रहा हूं इसे समझ में आ जा रहा है। तो इस पे गाइस ये जो मेज स्केलेटन होता है वो रिस्पॉन्स करता है अपना सर हिलाते हुए। ये देखकर हमारे को सोचता है क्या यार ये सारे के सारे मेरे थॉट्स को सच में पढ़ सकते हैं क्या, ये कितनी कमाल की बात है। और ये एयर शील्ड क्या ये एकलौती स्किल है जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इनके पास अन्य कोई स्किल है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो गाइस तभी जो स्केलेटन्स होते हैं वो फिर से अपने दांतों को हिलाते हैं हाँ में, और तभी जो टैंक स्केलेटन होता है वो तुरंत अपने शील्ड को आगे कर देता है और इशारा करता है उन वुडन लकड़ियों की तरफ। ये देखकर हमारे हीरो कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइस एक्चुअली यहां पर ये स्केलेटन कह रहा होता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं और पैसे भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टैंक होता है वो जो स्वॉर्डमैन स्केलेटन होता है उसको आदेश दे देता है कि आओ और मुझसे लड़ो। और गाइस तुरंत ही स्वॉर्डमैन स्केलेटन टैंक वाले स्केलेटन पे लड़ाई से धड़ीम धड़ाम मार देने लगता है। स्वॉर्डमैन से स्वॉर्ड चला रहा होता है, पर फिर भी ये जो टैंक होता है वो अपने टैंक के शील्ड को आगे करते हुए इन सारे अटैक्स को रोक रहा होता है, वो भी अच्छे से। पर तभी गाइस जो एरो आर्चर होता है वो सारे तीरों को चला देता है, जिसकी वजह से सारे तीर आकर इस स्केलेटन पे लगने वाले होते हैं टैंक वाले पे, पर तभी वो शील्ड को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से सारे जो एरोज होते हैं वो डिफेंड हो जाते हैं, हट जाते हैं। ये देखकर हमारे हीरो कहता है अरे वाह तुम्हारे अन्य स्किल तो बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं। और गाइस तभी हमारे हीरो कहता है ठीक है ट्रेनिंग करते रहो। गाइस हमारा हीरो इन सबको अब रियल ट्रेनिंग देने लगता है, और इन सबको अब वुडन स्टिक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, डॉल्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने में
में लड़ाई करके सारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहीं पे गाइस हमारा हीरो कहता है बस बहुत हुआ, आओ अब मुझ पर वार करो। और देखते हैं कि जो एयर शील्ड की टेक्निक है, मैजिक है, वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। और गाइस तभी जो मैजिक स्वॉर्डमैन होता है वो तुरंत ही अपने एयर शील्ड नाम की जो स्किल होती है उसे हमारे हीरो पर चला देता है, जिसकी वजह से जो तीर आ रहे होते हैं वो डायरेक्ट ही हमारे हीरो पे आकर लगने वाले होते हैं। पर तभी एयर शील्ड की वजह से वो तीर पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। ये देख के हमारे हीरो कहता है अरे वाह, ये एयर शील्ड का स्किल तो बहुत ज्यादा ही कमाल का है। ये इतना ज्यादा कमाल का है कि अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तो स्टार्ट करो अपनी ट्रेनिंग को। और गाइस सभी अपना ट्रेनिंग करने लगते हैं, जिसमें सभी जो टैंकर होता है, जो स्वॉर्डमैन होता है और आर्चर होते हैं और जो मेजिस होते हैं वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। हमारे हीरो पर भी स्वॉर्डमैन अटैक कर रहा होता है, पर उसका कोई भी अटैक हमारे हीरो को छू भी नहीं पाता एयर शील्ड की वजह से। हमारा हीरो ये देख के कहता है वाह, ये सब अब प्रॉपर ट्रेनिंग में चेंज हो रहे हैं। पर तभी स्टेटस विंडो बताता है कि बोन 1 की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है 1% से, बोन 2 की भी हो रही है, बोन 3 की भी हो रही है, बोन 4 को भी हो रही है, बोन 5 की भी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। और इन सब के इंक्रीजेशन की वजह से आपका एक जो अवेकनिंग स्टेटस विंडो का नाम का स्किल है वो खुल चुका है, और अब आप अपने जितने भी स्केलेटन्स हैं उनके भी स्टेटस विंडो को देख सकते हैं। और गाइस तुरंत ही हमारे कहता है क्या मैं सच में इन सब के स्टेटस विंडो को देख सकता हूं? वो तुरंत ही बोन 1 के स्टेटस विंडो को चेक करता है, जहां पे वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है, और उसका जो स्वॉर्डमैन शिप का बोन होता है उसके पास एक लोअर स्लैश नाम की स्किल होती है जो कि लेवल 2 की होती है। और गाइस तभी ये देखकर हमारे लोग कहता है अरे वाह, मैं इसके स्टेटस विंडो को देख सकता हूं, तो दूसरे स्केलेटन्स का क्या, मैं उनके भी स्टेटस विंडो को देख सकता हूं क्या? और गाइस तुरंत ही वो चारों के चारों स्टेटस विंडो को देखने लगता है, और वो देखता है कि वो सच में बहुत ज्यादा ही कमाल के स्किल इक्विप किए होते हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी वहां पे स्केलेटन्स होते हैं उनकी स्किल कमाल की होती है, पर जो 1 2 3 स्केलेटन्स होते हैं ना उनकी स्किल तो और ज्यादा ही कमाल की होती है, क्योंकि बहुत पहले से ही हमारे हीरो के साथ वो सब आज तक लड़ रहे होते हैं, और ये जो 4-5 स्केलेटन होते हैं वो बहुत बाद में आए होते हैं। हमारा हीरो ये देखकर कहता है कि वाह, अभी तक हमने जो फाइट की है 1 2 3 स्केलेटन के साथ मिलकर वो खराब नहीं गई, वो जाया नहीं गई, वो अभी तक बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं और उनके स्टेटस गजब हैं, कमाल के हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं इन्हें और अच्छे से ट्रेन करूंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा, और फिर हम ये जो डंजन रहने वाला उसमें जाकर कमाल कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है गाइस, हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उस स्टेशन के पास पहुंच चुका होता है पेजू आइसलैंड पे जाने के लिए, और उसने अपना राशन, पानी, हीलिंग मेडिसिन सब कुछ तैयार रखे होते हैं, और एक्स्ट्रा खाना भी रख लिया होता है ताकि किसी चीज की दिक्कत ना पड़े। और वो आगे बढ़ने लगता है, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को। जहां पे वो आगे बढ़ते ही जाता है तो एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि सभी मर्सनरीज ध्यान से मेरी बात सुनो, सभी लोग एक जगह पे डंजन के गेट के बाहर इकट्ठे हो जाओ, और हम साथ में ही एक साथ मिलकर एंट्री करेंगे। मर्सनरीज में पोर्टर्स, अवेकनर्स जो भी हो, सब लोग एक ही जगह पे आ जाओ। गाइस हमें ये डंजन दिखाया जाता है जो कि स्टेशन पे ही बना होता है, और हमारे हीरो कहता है कि जो स्टेशन है पाजू स्टेशन, और ये जो डंजन है वो बहुत ज्यादा ही करीब है, इसलिए मैं ट्रेन की आवाजें सुन सकता हूं। पर गाइस जो ये डंजन होता है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है, क्योंकि गाइस जो पोर्टर्स वहां पे दूसरे आए होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एक डंजन का जो कलर होता है वो जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ही वो डंजन हाई रैंक का होता है और उतना ही वो खतरनाक होता है। पर दूसरा पोर्टर कहता है कि चिंता करने की जरूरत क्या है यार, इस बार हमारे साथ ब्लू गिल्ड चल रही है, और ब्लू गिल्ड बहुत ज्यादा ही ताकतवर गिल्ड है, वो लोग चुटकियों में इस डंजन को क्लियर कर देंगे। तो हम बस पोर्टर से हमारा काम है बस सामानों को उठाना, तो हम बस सामान उठाएंगे, लड़ना तो वैसे भी हमको नहीं है। वहीं पे गाइस सुनते ही हमारा हीरो सोचता है ये सुरक्षित घंटा, ये कुछ भी सुरक्षित नहीं है, जितना ज्यादा डार्कर ये डंजन होगा उतना ही ज्यादा खतरा होगा, और मैं फील कर सकता हूं कि इसके अंदर सच में बहुत भयंकर भयंकर मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई भी इस चीज की परवाह नहीं करता है, लोग मरे चाहे कुछ भी हो, पोर्टर्स की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है कोई भी, क्योंकि जो रैंकर्स होते हैं वो पोर्टर्स और जो छोटे लेवल के रैंकर्स होते हैं उनको मारकर ही ऊपर बड़े होते हैं। और एक रैंकर बहुत सारे लाशों पे बैठा होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे दूसरे रैंकर्स को अपने लिए सेक्रीफाइस किया होता है डंजन के अंदर। न जाने कितने ज्यादा पोर्टर्स डंजन के अंदर हर साल मरते रहते हैं मॉन्स्टर्स के हाथों, और उनका फायदा बड़े बड़े रैंकर्स उठाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरा है, पर फिर भी आज मैं सब कुछ लगा दूंगा, अपना जी जान मेहनत सब लगा दूंगा, और मैं जुआ खेलकर जरूर इस डंजन को पार करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और एक्सपीरियंस गेन करूंगा। पर गाइस तभी हमारा हीरो सब बोल ही रहा होता है कि उसके पीछे एक लड़की आती है और कहती है कि अरे वाह, देखो तो यहाँ पर कौन आया हुआ है, एक ऐसा हंटर जिसका जो रैंक है वो डी रैंक भी नहीं है बल्कि इसकी पावर सी रैंक के बराबर है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है। पर गाइस जैसे ही हमारा हीरो ये आवाज सुनता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है अरे ये तो एक लड़की की आवाज है, पर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। पर गाइस तभी वो ढूंढता रहता है कि आखिर कोई तो होगी वो बंदी जो ये बात बोल रही होगी। पर गाइस वो आवाज बार बार आए जा रही होती है कि तुम जैसा एक रैंकर जो कि अभी ई रैंक का बैज ही मिला हुआ है उसे, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारी जो पावर्स है वो सी रैंक के बराबर है, और तुम यहाँ पर क्या सबको धोखा देने के लिए आए हो, और धोखा देकर खुद सारे के सारे लूट को करना चाहते हो। गाइस सुनने के साथ ही हमारे हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है कि आवाज आ कहां से रही है
यार। और ये जो लड़की है उसने इतने ही सेकंड में कैसे मेरे बारे में सारी डिटेल्स को पहचान लिया? आखिर ये लड़की कौन है यार? और ये मुझे स्पाई क्यों कह रही है, एक जासूस क्यों कह रही है? और गाइस तभी आवाज आती है कि ओह, तुम अभी से बहुत ज्यादा ही चिंतित हो गए। तुम्हारे फेस के रिएक्शन को देखकर अब मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि तुम किसी षड्यंत्रकारी रीजन से यहाँ पे आए हो और तुम जरूर ही किसी दूसरे गिल्ड के स्पाई हो जो हमारे गिल्ड में इन्फिल्ट्रेट करने आए हो और हमारे सारे लूट को तुम छीनना चाहते हो। बता दो कौन हो तुम, क्योंकि तुम हमारे ब्लू गिल्ड के जो नेटवर्क है उससे बच नहीं सकते हो। हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो सच सच बता दो तुम कौन हो। और गाइस ये कहने के साथ ही वो डंजन एक अपने टेलीपोर्टेशन गेट से ही बाहर आ रही होती है जो कि उसके खुद के होते हैं। और गाइस उसे देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि गाइस ये कोरिया की 37th रैंकर होती है और इसका नाम की सोर्यूल होता है। गाइस इसे देखकर हमारे को सोचने लगता है, अरे यार ये तो इस ब्लू गिल्ड के मास्टर जिसका नाम गिम रैंग है उनकी छोटी बहन है। ये एक खतरनाक असासिन है जिससे कि कोई भी भिड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि पल भर में ये किसी का भी काम तमाम कर सकती है। पर यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? गाइस हमारा हीरो बताता है कि मिस प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूं, मैं तो बस एक डी रैंक का हंटर हूं। और अगर किसी दूसरे गिल्ड को यहां पर भेजना होगा आप लोग के बीच में घुसने के लिए, तो क्या वो मुझ जैसे एक डी रैंक हंटर को यहां पे भेजेगा? प्लीज मिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं। गाइस ये देखने के साथ ही ये जो की सोर्यूंग होती है वो बहुत ज्यादा ही सीरियस मोड में आ जाती है, पर तभी वो हंसती है। देखो कैसे मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मैं बस तुम्हारे मजे ले रही थी यार, तुम्हें इतना ज्यादा आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। और गाइस सच में ये मजाक कर रही होती है या फिर सीरियस होती है, किसे पता। वही हमारा हीरो गाइस सोच रहा होता है क्या सच में ये मेरे साथ मजाक कर रही थी? पर मुझ जैसे एक छछुंदर से लड़के जिसका कोई औदा नहीं है, अभी मेरे पास कोई ज्यादा पावर भी नहीं है, उससे इस जैसी लड़की जो कि एस रैंक की हंटर है वो मजाक मस्ती क्यों करेगी यार? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। क्या इस ब्लू गिल्ड ने सच में मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है और इसने मेरे स्केलेटन्स की ट्रेनिंग को देख लिया है? क्या ये मेरे स्किल्स के बारे में जानती है? पर वही गाइस ये जो की सोर्योंग होती है वो हमारे हीरो से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे मजाक किया जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ही डरे डरे लग रहे हो, पर प्लीज मुझसे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं आप एक ऐसे हंटर हो जो कि अभी बस ई रैंक के हो, पर फिर भी आपका जो ऑरा है वो डी रैंक के टॉप 4 हंटर से मैच कर रहा है, इसीलिए मैंने आप पे शक किया कि कहीं आप अपनी पावर को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। गाइस सुनते ही हमारे को सोचने लगता है ओह मेरी ऑरा ये जरूर ही मेरे स्केलेटन्स को देखकर समझ गई होगी, पर एक मिनट ये सिर्फ मेरे ऑरा को ही देखकर मेरे बारे में बता सकती है कि मैं डी रैंक का एक पावरफुल हंटर हूं। और गाइस हमारे हीरो की रिएक्शन को देखकर की सोर्योंग हंसती है और तभी वो कहती है देखिए मेरे भाई ने मुझे सेकंड यूनिट का कमांडर बना दिया है, हम लोग सेकंड यूनिट के जो टीम्स है वो अंदर जाएंगी और अंदर कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में रिसर्च करेंगी कि कौन सा मॉन्स्टर अंदर एग्जिस्ट करता है और किस रैंक का ये डंजन है, और मैं उसके लिए एक टीम बना रही हूं। तो बताओ लड़के क्या आप मेरे टीम में आना चाहोगे? मैंने आपको स्पॉट किया था क्योंकि आप डी रैंक के अवेकनर्स में बहुत ज्यादा ही ताकतवर लग रहे हो मुझे, इसलिए बताओ क्या आप मेरे टीम में आना चाहोगे? एक पोर्टर के रूप में नहीं बल्कि एक टीम मेंबर के रूप में। और वैसे भी आपको चुनने का मेरा मेन रीजन ये था कि आप मुझे डरपोक नहीं लगते हो, आप मेरे ऑफर को नहीं ठुकराओगे ऐसा मैं सोच रही हूं। और ऑफ कोर्स मैं आपको रिवार्ड के रूप में अच्छा पेमेंट करूंगी, आपको जो भी अभी पेमेंट मिल रहा है उसका मैं दुगना देने को तैयार हूं। गाइस सुनते ही हमारे सोचने लगता है क्या ये मेरे को दुगना पेमेंट करेगी? मेरे को तो अपने पेमेंट का 10 गुना पहले से ही मिल रहा है और ये उसका दुगना पेमेंट करेगी, यानी मेरे पेमेंट का 20 गुना मुझे मिलने वाला है। और गाइस तभी की सोर्योंग पूछती है कि बताओ आप चलोगे कि नहीं चलोगे? हमारे हीरो कहता है तुरंत हाँ हाँ ठीक है मैं करूंगा। और गाइस तभी हमारे हीरो डंजन के रैंक के बारे में हमें बताने लगता है कि एक डंजन का रैंक ई रैंक से लेकर बढ़ते हुए क्रम में एस रैंक तक होता है, और जो सिस्टम विंडो है वो हमें किसी भी डंजन का रैंक नहीं बताता, जिसकी वजह से हमें खुद ही इसके डंजन के रैंक को पता करना पड़ता है। पर उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ही सैक्रिफाइस करनी पड़ती है लोगों की, क्योंकि गाइस ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन हमारा हीरो बताता है कि डंजन के रैंक को डिटरमाइन करने के लिए एक टीचर ने मुझे बताया था कि उसके आप कलर को देखिए, वो जितना ज्यादा डार्कर होता जाता है ना उतना ही ज्यादा वो हाईली रिकमेंड होता है कि वो ज्यादा खतरनाक रैंक का डंजन है। पर फिर भी ये मेथड भी उतना ज्यादा काम नहीं किया, इसीलिए बहुत सारे हंटर गिल्ड्स ने नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया ट्राई करने का। एक डंजन के गेट के रैंक को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले वो ई रैंक के हंटर्स को डंजन के अंदर भेजते हैं और वो 5 बार ऐसा करते हैं। अगर 5 बार इसे फेल कर दिया जाता है तो वो जो डंजन का रैंक होता है वो अपग्रेड हो जाता है, यानी अब वो डी रैंक का हो जाएगा। फिर डी रैंक के हंटर्स को भेजा जाएगा और उसके बाद उस डंजन का रैंक अगर नहीं कंप्लीट होता है तो फिर वो बी रैंक का हो जाएगा। फिर वो 5 बार ए रैंक हंटर्स को इस डंजन में भेजेंगे, अगर वो भी इसे कंप्लीट करने में नाकामयाब रहे तो इसका मतलब ये एक एस रैंक का डंजन है। पर ऐसा करने में बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने सारे हंटर्स मारे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा ही मौतों का कारण होता है। और जिस डंजन में मैं जा रहा हूं ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये भी एक एस
रैंक का डंजन है और ब्लू गिल्ड भी एक सर्च पार्टी बनाई हुई है जिसमें मैं आ गया हूं और हम लोग इस डंजन के अंदर जा रहे हैं, इस डंजन का लेवल चेक करने के लिए और पता लगाने के लिए आखिर ये किस रैंक का डंजन है, क्योंकि मेन पार्टी अंदर जाने से पहले हम लोग को इसका सर्च तो करना पड़ेगा और डिटरमाइन तो करना पड़ेगा कि ये कौन से लेवल का है। गाइस सभी लोग अंदर घुस जाते हैं, सिस्टम विंडो भी कहता है कि आप एक डंजन में एंट्री कर रहे हो और गाइस जैसे ही हमारे हीरो अंदर जाता है वो एक गुफा की तरह जगह देखता है। हमारा हीरो कहता है अरे यार ये एक तो गुफा है, इसमें अंधेरा होना चाहिए था, पर ये जो पर्ल बॉल्ब्स है ना इनकी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा ही चमकीला है। वहीं पे एक हंटर कहता है कि तुम्हें पता है अगर आप इस पर्ल को बेच दोगे ना जो गुफा में लगी है रोशनी करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा ही पैसा मिलेगा। इस पे दूसरा हंटर कहता है तुम्हें पता है पिछली बार ऐसा करने की एक हंटर ने कोशिश की थी पर वो बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। और गाइस तभी सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहां पे सभी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, कोई भी चिंता नहीं कर रहा होता। वहीं पे हमारा हीरो सबके बैजेस को देखता है जहां पे एक एस रैंक के हंटर और जितने बाकी हंटर्स होते हैं वो ए रैंक के होते हैं। ये देख के हमारा हीरो कहता है वाह यार ये सब बहुत ज्यादा ही पावरफुल पार्टी है। वहीं पे गाइस की सोरियन कहती है कि सभी लोग इतना ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, सोंगवा और सोंगयोन मेरे साथ चलो और तुम लोग सर्कल अराउंड करोगे यानी गोल गोल घूमते जाओगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आखिर आगे क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से मॉन्स्टर हैं। और प्लीज गाइड सर, आपका नाम कोंग सियोंग था ना, प्लीज हमारी मदद करिए जो अनदेखी जगह है उसको सर्च करने में और हमें रास्ता दिखाइए और पोर्टर्स की जिम्मेदारी भी आप पर ही है। और गाइस तभी ये गाइड आता है और कहता है चिंता मत करिए मैं सबको अच्छे से संभाल लूंगा। सिस्टम विंडो ने ऐसे ही मुझे गाइड का टाइटल नहीं दिया है। और गाइस तभी हमें गाइड के बारे में बताया जाता है कि गाइड एक ऐसा हंटर होता है जो कि सिस्टम विंडो की मदद से डंजन के अंदर छुपे हुए जगह को और बहुत ज्यादा ही सीक्रेट रास्तों को और एग्जिस्ट को ढूंढ सकता है, इसीलिए सिस्टम ने इसे एक गाइड का नाम दिया हुआ है। गाइस तभी इसकी सोरियोंग कहती है सभी लोग आगे बढ़ो और ध्यान रखना अपना। वहीं पे गाइस ये जो गाइड होता है वो हमारे हीरो से पूछता है हे पोर्टर क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो इस पे हमारे हीरो कहता है अगर मैं ना कहूंगा तो ये झूठ होगा, बेशक मुझे डर लग रहा है और मुझे चिंता भी हो रही है। तो इस पे गाइड कहता है बेशक तुम्हें चिंता होनी चाहिए इसीलिए तुम टेंशन में रहो, समझ गए ना, पल पल चौकन्ने रहना क्योंकि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है। तुम इस जगह को देख के सोच सकते हो कि ऐसे खतरनाक डंजन में कोई मॉन्स्टर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर कोई भी मॉन्स्टर होता तो ये गुफा होने की वजह से पूरा वाइब्रेट करता ये जगह, जिसकी वजह से मैं पता लगा लेता कि कहाँ मॉन्स्टर है, पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रही है, किसी मॉन्स्टर की आवाज तक नहीं आ रही है। सोचो ये सस्पिशियस नहीं है, लेकिन आगे जाकर मैं एक जगह देख रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा ही ये जगह अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर यहाँ पे जरूर ही कोई बॉस मॉन्स्टर आने वाला है या बहुत ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर आने वाला है जिसका हम सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए पोर्टर मैं आगे जाता हूं और चेक करता हूं, तुम लेफ्ट की तरफ जाओ और की सोरियोंग को जो गिल्ड लीडर है हमारी उनसे कहो कि वो सावधान रहे। पर गाइस जैसे ही हमारा हीरो सामने की सीन को देखता है उसे कुछ फील हो रहा होता है क्योंकि वो एक नेक्रोमैंसर होता है और वो डेथ एनर्जीज को फील कर सकता है। वो सामने देखता है और तभी सामने देखते हुए जैसे उसे फीलिंग फील होती है वो अपने नेक्रोमैंसर छड़ी को निकाल लेता है और गाइस तभी वो सारे के सारे स्केलेटन्स को समन कर लेता है, 1 2 3 4 5 वो सभी को समन कर लेता है। और गाइस तभी सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जो पोर्टर होता है वो बताता है कि सामने देख रहे हो ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वहां पर जरूर ही कोई एम्प्टी स्पेस है यानी खाली जगह है जहां से ये प्रेशर आ रहा है। अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं ना तो हो सकता है कि वहां पे हमें पिछले टीम के जो बंदे आए थे वो सर्वाइव मिल जाए, तो चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और गाइस तभी सभी आगे बढ़ने लगते हैं। पर गाइस जैसे ही उस गुफा में ये सब आगे बढ़ते हैं बहुत भयंकर प्रेशर, जो प्रेशर की फीलिंग होती है वो आने लगती है हमारे हीरो पर और हमारा हीरो एकदम दबने लगता है। उसके एक एक कदम में उसे ग्रेविटी की प्रेशर फीलिंग फील हो रही होती है जैसे कि उसे कोई जमीन पे दबा रहा हो। पर जो पोर्टर होता है वो एक ए रैंक का हंटर होता है और वो लगातार आगे बढ़ते जाता है, पर जो हमारा हीरो होता है वो मात्र भी डी रैंक का ही होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल में होता है, आगे बढ़ने में उसे तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर गाइस जो मैजिक स्केलेटन होता है वो तुरंत ही एयर शील्ड का इस्तेमाल करता है हमारे हीरो पे। पर गाइस जैसे ही ये मैजिक शील्ड एक्टिवेट करता है वैसे ही ये जो प्रेशर होती है वो इस स्केलेटन पे भी पड़ती है, जिसकी वजह से ये स्केलेटन वहीं पे चूर चूर हो जाता है और ये जो एयर शील्ड की स्किल होती है ना वो भी डीएक्टिवेट हो जाती है। ये देख के हमारे हीरो कहता है अरे यार ये सारे के सारे स्केलेटन्स यहाँ पे इनका कोई काम नहीं लग रहा है यार, ये सब इतनी जल्दी हार कैसे जा रहे हैं? ससुरे हो स्केलेटन्स, मेरी कुछ हेल्प नहीं कर सकते तुम लोग? और गाइस इस प्रेशर को फील करते करते कैसे कैसे करते करते हमारा हीरो इस गुफा को पार करने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो गुफा के बाहर जाता है सिस्टम विंडो कहता है कि स्वागत है आपका। एक ओल्ड मैन जिसका बाल सफेद हो चुका है वो आपका यहाँ पर स्वागत करता है और यही है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर। अगर आप इसे हरा देते हो तो आप इसे पार कर लोगे। पर जो बॉस मॉन्स्टर है ना उसके बाल सफेद हो चुके हैं और जितने बाल उसके सफेद हुए हैं उतना ही वो ताकतवर होगा, इसलिए प्लीज इस बॉस मॉन्स्टर को हराइए और इसे पार करिए। सामने जो दरवाजा देख रहे हैं ना वो इस बॉस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर का कमरा है, तो उसके अंदर एंट्री करिए, इस बॉस मॉन्स्टर को हराइए, देन आप यहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, इस डंजन को भी क्लियर कर लेंगे। गाइस तभी हमारे हीरो अंदर जाता है, जहां पे वो कुछ लोगों को देखता है और वहां पे दौड़ पड़ता है कि अरे यहाँ पे सर्वाइवर्स अभी हैं क्या। गाइस उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है, पर तभी ये हंटर्स कहते हैं अरे एक रेस्क्यू टीम, क्या आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हो? और ए रैंक हंटर्स, आप तो ए रैंक हंटर्स ना, प्लीज प्लीज हमें बचा लो, यहाँ से हमें लेके चलो। उससे पहले क्या आपके पास खाना पानी है? हमारा गला सूख चुका है, हम बहुत दिन से खाना नहीं खाए हैं, प्लीज हमें खाना दे दीजिए, प्लीज हमें खाना दे दीजिए। इस पे गाइस ये जो गाइड होता है वो कहता है कि ठीक है, हमने जो इमरजेंसी राशन अपने पास रखा हुआ है वो हम तुम्हें दे देते हैं। हमारा हीरो भी सोचता है यार मैं इन सबको खाना नहीं देना चाहता, पर फिर भी मैं क्या करूं, मेरे अंदर भी इंसानियत है, लेकिन ये खाना मैंने अपने लिए बचाया था। पर गाइस तभी वो अपना भी राशन इन सबको दे देता है। ये सब तुरंत ही जल्दी जल्दी खाना पानी खाने लगते हैं और तभी ये सब कहते हैं कि शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइड कहता है कि आराम से खाओ, चिंता मत करो, पर ये बताओ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तुम लोग यहाँ पर फंसे क्यों हो? तुम लोग बाहर क्यों नहीं आए? तो इस पे ये हंटर्स कहते हैं हम लोग यहाँ पर इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। यार आपको पता है जिस गुफा से आप लोग अभी आए हो ना, अगर आप उसमें वापस जाते हो तो आप गोल गोल घुमरी खाकर फिर से यही जगह पे आ जाओगे। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है सिर्फ यहां से बाहर जाने का, वो है कि आप इस डोर के अंदर जाओ और बॉस मॉन्स्टर को हराकर इस क्लियर कर दो डंजन को। पर फिर भी यहां पे बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन है इस डोर के बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करने के लिए। इस डंजन का जो बॉस है ना, वो एक सफेद बालों वाला एक बुढ़ा व्यक्ति है, पर उसका जो मार्शल आर्ट है, जो वो स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। उसे हम जैसे ई रैंक वाले, सी रैंक वाले, बी रैंक वाले तक नहीं हरा सकते हैं, उसके सामने हम लोग एक चींटियां हैं। पर आप तो ए रैंक वाले हो ना, आप जरूर ही उसे हराने में कामयाब हो जाओगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और गाइस तभी वो सब हमारे हीरो की पार्टी को देखकर बहुत ज्यादा शाइन कर रहे होते हैं। पर तभी हमारे हीरो पूछता है एक बात बताओ, अगर बॉस मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो अभी तक आप लोग जिंदा कैसे हो उससे लड़ने के बावजूद? तो इस पर ये बंदा कहता है गुड क्वेश्चन, लेकिन सरप्राइजिंगली जो इस डोर के अंदर का मॉन्स्टर है ना, वो लोगों को मारता नहीं है बल्कि उनका टेस्ट लेता है। वो आपको एक टेस्ट देगा और अगर आप उस टेस्ट में पास नहीं होते हो ना, तो वो अपने दांतों को अपने जीभ से दबाते हुए तु 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 करते हुए आपको बाहर निकाल देगा और कहता है बस एक बात कि मुझे लगा था कि तुम इस चीज के लायक हो, पर तुम भी इसके लायक नहीं हो। और वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करके आपको गेट के बाहर धकेल देता है। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है कि यार ये कैसा बॉस मॉन्स्टर है यार, जो कि लोगों को टेस्ट देते फिर रहा है, क्या ये बॉस मॉन्स्टर का दिमाग खराब हो गया है? तो इस पे गाइस ये बंदा जो सामने बैठा होता है हंटर, वो कहता है कि पर यहां पर एक दिक्कत की बात है, आपको पता है अंदर जो हमारा टेस्ट ले रहा है ना, वो एक इंसान की तरह दिख रहा है और मैं कंफर्म कह सकता हूं कि अंदर का जो बॉस मॉन्स्टर है वो एक इंसान है। जीवन में हमारे पूरे कोरिया के वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर बॉस मॉन्स्टर के अंदर का जो बॉस मॉन्स्टर है वो एक इंसान है। गाइस सुनने के साथ ही हमारे हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या एक इंसान से हमें लड़ना है? आखिर ये कैसा बॉस मॉन्स्टर है यार? पर चाहे कुछ भी हो, एक इंसान हो चाहे मॉन्स्टर हो, हमें यहां से अगर बाहर निकलना है तो हमें उस दरवाजे को खोलना ही पड़ेगा। पर ये जो गाइड है कांग सेओन, ये एक गाइड है, ये मार्शल आर्ट में स्पेशलाइज्ड नहीं है। आखिर मैं क्या करूं, क्या मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा? पर गाइस वहीं पे की सुर्योंग आ जाती है और कहती है अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और गाइड आप लोग सुरक्षित तो है ना? और गाइस तभी सारी सिचुएशन के बारे में हमारी जो पार्टी होती है पहले वाली, वो बता देती है की सुर्योंग को कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कैसे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनते ही की सुर्योंग कहती है ओह, इसका मतलब हमें उस डोर के अंदर जाना है और उस बॉस मॉन्स्टर को मारना है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई ट्रैप नहीं दिख रहा। और तुम लोग बंदे, तुम लोग कोई डॉपलगैंगर नहीं हो जो कि मॉन्स्टर्स के रूप में, इंसान के रूप में यहाँ पर आए हो। चलो ठीक है, मैं अंदर जाऊंगी और बॉस मॉन्स्टर को हरा दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग बच चुके हो। गाइस सुनते ही जो पहले वाले मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ब्लू गिल्ड, आप सच में कमाल के हो यार, ए रैंक ही नहीं एस रैंक के भी हंटर यहाँ पे आ चुके हैं। वाह ब्लू गिल्ड वाह, आप तो चकदे फड्डे नब्दी गिल्ली। मैं सुबह सुबह डेली उठकर जाऊंगा और ब्लू गिल्ड के दरवाजे के बाहर मत्था टेकूंगा, डेली मत्था टेकूंगा, आपने हमें बचा लिया। और गाइस तभी की सोरियोंग आगे बढ़ती है और कहती है कि पोर्टर सभी लोग यहीं पर रहो और जो पिछले टीम मेंबर्स भी हैं वो भी यहाँ पे रहे, मैं और ए रैंक के 2 और हंटर अंदर जाएंगे और इस बॉस मॉन्स्टर को हरा देंगे, इसलिए प्लीज आप लोग यहीं पे इंतजार करिए। गाइस ये तीनों अंदर चले जाते हैं, वहीं पे बाहर हमारा हीरो इंतजार कर रहा होता है इन सब का कि कब ये सब बाहर आएंगे बॉस मॉन्स्टर को हराकर। 10 मिनट बीत चुके होते हैं। पर गाइस तब ये क्या, 2 जो ए रैंक के हंटर होते हैं उन्हें लात मारकर कोई बाहर कर देता है डंजन के अंदर से, और तभी जो एस रैंक की हंटर होती है उसे भी कोई लात मारते हुए एकदम जोरदार तरीके से बाहर कर देता है, जहां पे ये एस रैंक की हंटर बहुत ज्यादा ही घायल होती है। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है अरे यार अभी तो मात्र 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में ही ये सब इतनी जल्दी कैसे हार गए? और इतना ही नहीं, 10 मिनट के अंदर एस रैंक के हंटर को भी इस बॉस मॉन्स्टर ने हरा दिया। पर गाइस तभी ये लड़की की सोरियोंग
सोर्योंग उठती है और हमारे हीरो से कहती है पोर्टर जल्दी से मुझे एक हीलिंग पोशन दो। इस पे हमारा हीरो कहता है हीलिंग पोशन वो क्यों चाहिए, क्या फिर से अंदर जा रहे हो क्या? तो इस पे की सोर्योंग कहती है हाँ मैं फिर से अंदर जा रही हूँ। इन सबने सही कहा था कि वो जो बॉस मॉन्स्टर है, वो जो बुढ़ा है, वो सबको मारता नहीं है बल्कि टेस्ट लेने के बाद वो सबको बाहर ढकेल देता है। और उस बुढ़े ने मुझसे क्या कहा कि मैं लायक नहीं हूं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस बुढ़े को, जल्दी से मुझे दो। और गाइस तभी हमारा हीरो इसे पोशन दे देता है जिसे पीने के बाद की सोर्योंग कहती है चलो एक बार और इस बुढ़े को हराते हैं। और गाइस तभी वो अंदर चली जाती है, पर फिर भी सेकंड टाइम भी वो हार जाती है। फिर से वो हमारे हीरो से पोशन मांगती है, फिर अंदर जाती है, फिर पोशन मांगती है, फिर अंदर जाती है। इसी तरह 4-5 बार हो जाता है और एक दिन बीत जाते हैं। एक दिन तक ये की सोर्योंग लड़ती रहती है। हमारा हीरो एकदम भूख से तड़प उठता है कि अरे यार अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम लोग भी यहां पर फंसे रह जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा और मैं यहीं पे टपक जाऊंगा। पर गाइस तभी 3 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार की सोर्योंग अंदर लड़ाई कर रही होती है और उस बॉस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रही होती है। पर गाइस तभी 4 दिन बाद वो बाहर निकलती है और चिल्लाती है आ ससुरा मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रही हूं यार। पहले मैंने सोचा था कि ये स्पीयर में अच्छा नहीं होगा, मैंने इससे स्पीयर से फाइट की, पर ये स्पीयर भी अच्छे से चलाना जानता है। और ये क्या बुढ़ा जादू भी करता है क्या? आखिर इसके पास इतनी खतरनाक स्टेमिना कैसे है यार? बार बार मेरे को ये फुल स्टेमिना के साथ ही मार दे रहा है। अरे यार मैं क्या करूं? गाइस सुनते ही वहीं पे हमारे हीरो सोच रहा होता है कि बार बार जब भी ये की सोर्योंग बाहर आ रही है तो वो कह रही है कि वो वर्दी नहीं है, उसके लायक नहीं है, उस मास्टर के लायक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? क्या जो अंदर बुढ़ा बैठा हुआ है क्या वो अपने लिए कोई सीसी ढूंढ रहा है और कोई भी उसकी वर्दी नहीं निकल रहा है? पर यार अगर इसी तरह ये सब चलता रहा तो कभी भी ये बुढ़ा नहीं हारेगा और हम लोग यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। और अगर यहां पर कोई भी बाहर नहीं जा पाया तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। पर वहीं की सोर्योंग कहती नहीं अभी मैं हारी नहीं हूं, मैं एक बार फिर से अंदर जाऊंगी, थोड़ी देर तक आराम कर लेते हैं फिर अंदर जाएंगे हम लोग। गाइस देखकर हमारे सोचता है वाह यार एस रैंक हंटर का डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा ही कमाल का है। पर तभी वो कहता है नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं बहुत ज्यादा ही इरिटेट हो चुका हूं, अब मैं अंदर जाऊंगा। गाइस हमारे हीरो बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो अंदर जा चुके हैं, इस टेस्ट को ले चुके हैं, पर फिर भी वो सभी फेल हो गए। पर मैंने अभी तक इस टेस्ट को नहीं लिया है। और गाइस हमारे हीरो छड़ी उतारते हुए अंदर जाने लगता है, पर तभी एक ए रैंक का हंटर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो इस पे हमारा हीरो कहता है मुझे अंदर जाना है और मुझे भी इस टेस्ट को लेना है। इस पे ये रेड हेड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर जाने की, तुम जैसा एक पोर्टर इस टेस्ट को लेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे हरा सकते हो? और गाइस ये कहने के साथ ही वो अपना तलवार निकालने लगता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी की सोर्योंग कहती है रुक जाओ, मारने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ लड़के तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, पर फिर भी मैं अंदर जाकर एक बार टेस्ट लेना चाहता हूं। इस पे ये जो टीम लीडर होती है वो कहती है कि देखो सबसे पहले तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और तुम एक पोर्टर हो, तुम्हारा काम बस पोर्टर का है, तो तुम्हारा अंदर जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है और तुम्हारे पास राइट्स नहीं है इसके। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं ये बात अच्छे से जानता हूं। तो इस पे टीम लीडर कहती है तो बताओ ये जानते हुए भी तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो? तो इस पे हमारा हीरो कहता है ये एक हिडन पीस हो सकता है। इस पे टीम लीडर कहती है हिडन पीस? कैसा हिडन पीस? इस पे हमारे हीरो कहता है कि देखो जो मास्टर है अंदर वो बार बार तुम लोग को मारने के बाद कह रहा है कि तुम लोग वर्दी नहीं हो, तुम लोग टैलेंटेड नहीं हो सकता है कि ये अपने डिसाइपल को खोज रहा हो और इसने अपने जीवन में कभी भी किसी डिसाइपल को नहीं पाया है, इसलिए ये सबको बाहर निकाल रहा है। तो क्या हो अगर हम इस हिडन पीस को कंप्लीट कर लेते हैं तो, और इस डंजन को तब क्लियर कर लें। तो गाइस हमें हमारे हिडन पीस के बारे में बताता है कि कभी बहुत सारे ऐसे डंजन्स भी होते हैं जो हिडन पीस पे काम करते हैं, जब तक आप इस हिडन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आप इस डंजन को नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस ये सुनते के साथ ही टीम लीडर कहती है कि मैं ये तुम्हारी बात समझ गई, पर तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो मेरे एस रैंक के टैलेंट से भी ज्यादा टैलेंटेड है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं यार मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। गाइस वहां पर जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा ही इंटेंस हो जाती है, सभी हमारे हीरो को घूर कर देखने लगते हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है दर्द दर्द, मैं दर्द सहना चाहता हूं, मैं दर्द डिस्को करना चाहता हूं। तुम्हें पता है यहां पर जितने भी लोग हैं उन्होंने दर्द को फील कर लिया है, अंदर जाकर मास्टर ने बहुत बुरी तरीके से सबको मारा है, पर मुझे अभी तक मास्टर ने छुआ भी नहीं और आप लोग भी बहुत ज्यादा ही थक चुके हो, तो प्लीज अब मुझे जाने दो, जब तक आप आराम करते हो ना तब तक मैं अंदर से आ जाऊंगा। गाइस देखने के साथ ही टीम लीडर स्माइल करती है और उसके बाद कहती है मैं जानती थी तुम अंदर से बहुत देर से यही चाह रहे थे कि तुम्हें अंदर जाना है और तुम किसी अंदर रिवार्ड के बारे में सोच रहे हो। क्यों मैं सही कह रही हूं ना? तुम्हें अंदर जाकर रिवार्ड पाना है और तुम यहां पर किसी अल्टरनेटिव मोटिव से आए हो। क्यों मैं सही कह रही हूं ना? गाइस सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे यार
ये ससुरी, ये कोई हंटर नहीं, इसे तो जासूस होना चाहिए, जासूस। ये मेरे अंदर के मन की बात को इतने अच्छे से कैसे समझ पा रही है। गाइस तभी ये टीम लीडर कहती है ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, जाओ और अपनी किस्मत को भी आजमा लो। वैसे भी मुझे आराम करने की जरूरत है, जब तक मैं आराम करती हूँ तब तक तुम इस डंजन के अंदर हो आओ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है कैसी कंडीशन? तो इस पे टीम लीडर कहती है कि तुम्हारे पास बस एक चांस है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि हमारा जो राशन है वो खत्म हो रहा है और अभी तक रेस्क्यू टीम यहाँ पे नहीं आई है। हम कैसे कैसे करके बस जिंदा रह रहे हैं यहाँ पे, समझ गए ना? इसलिए जैसे तैसे होकर हमें यहाँ से कुछ भी करके बाहर जाना है। इस पे गाइस तुरंत ही हमारे हीरो नतमस्तक होते हुए कहता है यस यस टीम लीडर, मैं समझ गया। और गाइस तभी हमारे हीरो कहता है चलो वक्त आ चुका है मेरे अंदर जाने का। गाइस तुरंत ही हमारा हीरो इस गेट को खोल देता है। सिस्टम विंडो कहता है कि आप जिस बुढ़े के बाल बहुत ज्यादा ही सफेद हो चुके हैं उसे चैलेंज कर रहे हैं और उसके टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप गेट के अंदर घुसेंगे आप इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको तब लड़ना पड़ेगा। और गाइस तभी हमें वो बुढ़ा दिखाई देता है जिसके बाल पूरे के पूरे व्हाइट होते हैं। और गाइस सिस्टम विंडो कहता है कि इस बुढ़े के दिल में इतना ज्यादा नफरत भरा हुआ है, इतना ज्यादा दर्द भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसके जो बाल है ना वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके हैं। तो प्लीज इस दर्द को हटाइए और इस डंजन को क्लियर करिए। गाइस जैसे ही हमारा हीरो अंदर बढ़ता है, इतने अंदर जो प्रेशर होती है ना उसकी वजह से हमारा हीरो जमीन पे बैठ जाता है। ये देखकर ये जो मास्टर होता है वो अंदर आता है और कहता है अरे ये लड़की बार बार लगातार मेरे पे अटैक कर रही थी, पर इस बार क्या वो लड़की नहीं आई है? पर तुम आए हो इस बार, तुम तो और ज्यादा ही कमजोर दिख रहे हो यार, तुम्हें हराने में तो मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगेगा। चलो ठीक है, तुम्हें मैं ऐसे ही बाहर निकाल देता हूं। पर गाइस जैसे ही ये बुड्ढा बाहर निकालने वाला होता है हमारे हीरो का सिस्टम विंडो एक्टिवेट हो जाता है और वह कहता है कि आप एक ऐसे बंदे को फेस कर रहे हो जो कि कर्स्ड है और इसकी वजह से आपका जो हिडन टैलेंट है वो अनलॉक हो चुका है, उसकी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है। आप तो पहले ही कर्स्ड नेक्रोमैंसर हो, जिसकी वजह से आप किसी भी कर्स व्यक्ति के अंदर की चीजें देख सकते हो, क्योंकि जो नेक्रोमैंसर होता है वो डेड को कंट्रोल कर सकता है, मरे हुए को कंट्रोल कर सकता है, और आप तो कर्स नेक्रोमैंसर हो तो आप कर्स वाले डेड को तो आराम से कंट्रोल कर सकते हो। इसी की वजह से आपको जो एक हिडन टैलेंट है, स्किल है, वो एक्टिवेट हो चुका है, जो कि मेमोरी रिप्रोडक्शन का है। और गाइस तुरंत ही वहां का जो समय होता है वो रुक चुका होता है। हमारा हीरो कहता है क्या सच में मेमोरी रिप्रोडक्शन का ये एस रैंक का स्किल है यार, कमाल का स्किल है यार, और ये बुढ़ा ये रुक क्यों गया है? और गाइस तभी स्टेटस विंडो कहता है कि ये स्किल जो एस रैंक की है उसे यूज किया जा रहा है और ये यूज इस डेड पर्सन पे किया जा रहा है जो कि मास्टर ऑफ दी 1000 आर्ट है, इसका नाम ये है। और इसकी वजह से आपको टेलीपोर्ट किया जा रहा है एक जगह पे। गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक ठंडी जगह जो कि बर्फ से एकदम ढक चुकी होती है। हमारा हीरो वहां पहुंचता है और तभी सामने वो ग्रेट आर्ट वाले मास्टर को देखता है और वो मास्टर कह रहा होता है क्या तुम कहना चाहते हो कि यहां पर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मेरे टीचिंग्स को संभाल सके और जो मैंने सीखा है वो सीख सके? मैं किसी भी डिसाइपल को अपने अंदर नहीं ले सकता हूं, क्या तुम ये कह रहे हो? क्या सच में मेरा कोई शिष्य नहीं होगा? मेरी जितनी भी टीचिंग्स है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, जो शिक्षाएं मैंने ली है, वो कोई ग्रहण नहीं कर सकता। गाइस ये देखकर हमारा हीरो आसपास देखता है और कहता है क्या ये कौन सी जगह है यार, आखिर क्या अनदर वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है? गाइस तभी हमारे हीरो के सर में दर्द होने लगती है और वो एक फीलिंग को फील कर रहा होता है और सोचता है क्या ये फीलिंग जो मैं फील कर रहा हूं वो इस ओल्ड बुढ़े की है फीलिंग्स, और इसकी मेमोरीज को मैं देख सकता हूं आराम से। गाइस वहीं पे ये बुढ़ा कह रहा होता है कि स्पीयरमैनशिप, शॉर्टमैनशिप, आर्चरी, मेज, ये सारी स्किल्स आप जीवन में सीख सकते हो, बस आपको अपने अंदर की क्यूआई को मास्टर करना होगा और उसे मास्टर करने की स्किल्स को सीखना होगा, उसके बाद आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। मैंने इस दुनिया में 1000 चीजों को सीखा हुआ है, पर फिर भी क्यूआई किसी के बढ़ते हुए उम्र को तो घटा नहीं सकती है, इसलिए मैं भी एक दिन मरना ही था। वहीं पे 1000 आर्ट वाला मास्टर कह रहा होता है मेरी हड्डियां ये कड़कड़ा रही हैं, इनमें अब क्यूआई नहीं बची है और मैं अपने बॉडी को भी हील नहीं कर सकता। धीरे धीरे मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं और मेरे अंदर की जो खून है वो भी गाढ़ी होता जा रही है, पर फिर भी मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूं, नहीं मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूं, ये बहुत ज्यादा ही अनफेयर है। गाइस वो क्यूआई डेविस्टेशन में जाने लगता है और तभी वो रोते हुए कहता है ये कितनी दुख की बात है, मैंने जीवन भर बहुत ज्यादा ही सीखा, मैंने अपनी जी जान लगा दी, पर हे प्रभु, हे हेवेंस, स्वर्ग के लोगों, क्या मेरे लिए एक डिसाइपल आप नहीं भेज सकते हो जो मेरे सारे टेक्निक्स को सीख सके? क्या मेरी ये जो इच्छा है वो इतनी ज्यादा बड़ी है? नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूं। अगर आप कोई भी आ जाओ, डीमन आ जाओ, राक्षस आ जाओ, चाहे देवता आ जाओ, मैं अपने आत्मा तक को बेचने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मुझे एक डिसाइपल दे दो, मैं अपनी शिक्षाओं को इस तरह से जाया नहीं जाने दे सकता। और गाइस इसी के साथ ये जो मेमोरीज होती हैं उनकी यादें खत्म हो चुकी होती हैं। हमारा हीरो फिर से दर्द के साथ गुफा में आ चुका होता है और तभी गाइस वहां पे बहुत ज्यादा ही ठंडी होती है जगह, और वो जो मास्टर होता है 1000 आर्ट का वो हमारे हीरो को देख रहा होता है, उसकी तरफ बहुत ज्यादा ही गुस्से की नजरों
से देख रहा होता है। सिस्टम विंडो भी यही बात कह रहा होता है कि आप पे ये बुढ़ा घूर रहा है। और तभी ये जो बुढ़ा होता है वो कहता है, बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे मरे हुए पर्सन के मेमोरीज में झांकने की। पर गाइस तभी सिस्टम विंडो कहता है कि ये जो 1008 का मास्टर है ना, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा ही क्यूरियस है। वहीं हमारे हीरो को बहुत ज्यादा ग्रेविटी फील हो रहा होता है और वो सोचता है कि ये मास्टर को एक डिसाइबल की जरूरत है, और अगर मैं इनका डिसाइबल बन जाता हूं तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा ही शक्तियों को प्राप्त कर पाऊंगा। हाँ, मैं ही कर सकता हूं ऐसा, मैं ही कर सकता हूं, मुझे करना होगा। पर गाइस तभी ये बुढ़ा कहता है कि देखो बच्चे, मैं सच में थोड़ा बहुत क्यूरियस तुम्हारे बारे में था, पर बस इतना ही क्यूरियस था तुम्हारे बारे में, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट मुझे नहीं दिख रहा है। तो चलो, लगता है मुझे अब तुम्हें यहां से बाहर निकालना ही पड़ेगा। पर गाइस तभी हमारे हीरो चिल्लाता है, नहीं प्लीज प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आपको पता है इसी तरह आप डटे रहेंगे और आप इसी तरह सबको बाहर भेजते रहेंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में डिसाइपल्स को नहीं पा पाएंगे। हमेशा आपको बस एक बुढ़ा जो कि सठिया गया है उसके नाम से जाना जाएगा। प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। इस पे ये ओल्ड मास्टर कहते हैं, ससुरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा और तेरे हाथ पैरों को काटना पड़ेगा। गाइस वो हाथ पैरों को काटने जाते ही है कि हमारे हीरो कहता है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता है हजारों सालों तक जीने के बाद आपने इतने सारे 1000 मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके उन्हें कंप्लीट किया है, पर इस जगह पर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। अगर आपको एक टैलेंट मिल भी गया ऐसा ना, तो उसे सिखाने में 1000 साल लग जाएंगे और वो उतने दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। आप जीवन भर कोई भी डिसाइपल नहीं खोज पाओगे। इस पे ये बुढ़ा कहता है कि देखो, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है और यहां पर करोड़ों लोग हैं, तो मैं किसी ना किसी को तो खोज लूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है कि आपको पता है अभी जो लड़की आपसे बहुत देर से लड़ाई कर रही थी, अगर मैं ऐसा कहूं कि इस दुनिया में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? तो इस पे ये बुढ़ा चिल्लाता है, बकवास करना बंद कर ससुरे, तेरे को लगता है मैं तेरी इस फालतू बात पे यकीन करूंगा? वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है कि आप मेरी आंखों में देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। गाइस हमारे हीरो की आंखों में देखने के साथ ही ये बुढ़ा ओल्ड मास्टर समझ जाता है कि हमारा हीरो झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा होता। और तभी वो कहता है, अरे प्रभु, सच में इस दुनिया में क्या बस इतने ही लोग ताकतवर हैं और इतना ही ताकत ये लोग गेन कर सकते हैं? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, हाँ मास्टर आप सही कह रहे हैं, इसलिए प्लीज आप मुझे यूज कर सकते हो। आपको अगर कोई डिसाइपल नहीं मिलता तो प्लीज मुझे यूज करिए। इस पे हमारा मास्टर कहते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो? सच में यार तुम बहुत बड़े बेशरम लड़के हो। तुम कह रहे हो कि तुम जैसे लड़की को मैं अपना डिसाइपल ग्रुप में एक्सेप्ट करूंगा। अगर मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना होता ना, तो उससे अच्छा होता कि मैं बहुत सारे पैसों को नदी में डाला था, वो ज्यादा बेटर होता मेरे लिए। यानी तुम एक वर्थलेस पर्सन हो। तो गाइस हमारा हीरो कहता है, पर मास्टर मेरी बात सुनिए, आपको डायरेक्टली मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। और गाइस तभी हमारा हीरो इस मौके का फायदा उठाते हुए सारे अपने स्केलेटन्स को समन करवा देता है वहां पे। और तभी हमारा हीरो कहता है, देखिए मास्टर, क्या आपको ये स्केलेटन्स देख के लग रहा है कि इनकी ऑरा किसी मास्टर से कम है? ये बहुत ज्यादा ही अच्छे स्केलेटन्स हैं और ये अपग्रेडेबल भी हैं। इन्हें आप कुछ भी सिखा सकते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा मास्टर बना सकते हैं। तो सोचिए अगर आप क्या होगा, इनको अपना शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे डायरेक्टली मत करिए, पर इनको कर लीजिए, इससे आपको डिसाइपल्स मिल जाएंगे। तो इस पे गाइस ये जो मास्टर होता है वो कहता है, हाँ यार, इनकी जो स्किल्स है और इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा ही कमाल की है और एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं मेरे डिसाइपल के रूप में। हमारा हीरो भी कहता है, यस यस मास्टर, आप देखिए इन सारे स्केलेटन्स को, ये बड़े ही कमाल के हैं, इनको कभी भी दर्द फील नहीं होगा और ये नींद में नहीं जाते हैं। आप इन्हें आराम से बिना रुके सब कुछ सिखा सकते हो और आप मल्टीपल डिसाइपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। हर एक डिसाइपल के अंदर, हर एक स्केलेटन के अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, तो इसे आप सारे के सारे टेक्निक्स को हर एक स्केलेटन के अंदर दे सकते हो। पर एंड में ये सारे लोग जो भी सीखेंगे वो मैं भी सीखा रहूंगा, तो आपका जो असली डिसाइपल है वो तो मैं ही बनूंगा, पर सीखेगा कोई और। इसकी वजह से आप कुछ ही दिनों में अपने सारे टीचिंग्स को, जो भी आपने सीखा है, वो मेरे अंदर ट्रांसफर कर पाओगे। यानी गाइस हमारे हीरो के कहने का मतलब ये है कि वो अपने स्केलेटन्स को मास्टर द्वारा सिखाएगा और जो भी स्केलेटन सीखेंगे वो हमारे हीरो के अंदर ऑटोमेटिकली ही टेलीपोर्ट होते जाएगा और हमारा हीरो उन सबको ऑटोमेटिकली ही सीख लेगा। गाइस ये देखकर हमारे मास्टर कहते हैं, हाँ बात में तो तुम्हारी दम है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस डिसाइपल को खोज रहा हूं वो एक इंसान नहीं बल्कि एक अनडेड होगा। मैंने इन सारे डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करना नहीं सोचा था, मुझे बस एक डिसाइपल चाहिए था। पर छोड़ो, जाने दो, इस बार मैं तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा लेस सेटिस्फाइड हो जाता हूं और इतने ही मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता हूं। और गाइस इसी के साथ हमारा मास्टर इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत ही वो अपने सामने एक टेलीपोर्टेशन गेट खोल देता है। और गाइस जैसे ही ये गेट खुलती है वैसे सिस्टम विंडो कहता है कि मुबारक हो, जो कंडीशन था इस डीप हेयर ग्रैंड मास्टर को कंप्लीट करने का, इस स्टेज को कंप्लीट करने का, वो आपने फुलफिल कर दिया है। और गाइस वो कंडीशन
मिशन के बारे में हमें बताई जाती है कि इस मास्टर को कन्विंस करिए अपना डिसाइबल बनाने के लिए। और गाइस तभी ये मास्टर कहता है कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूं, तुम्हारी आंखों में जो जज्बा है ना, उसे देखकर मुझे कंफर्म हो चुका है कि तुम मेरी सारी टीचिंग्स को सीख लोगे। पर याद रखो, तुम चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, तुम मरो चाहे जियो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बस एक बात से मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मेरी सारी टीचिंग्स को सीखोगे और अपने अंदर उसे घुसा लोगे और बाहरी वर्ल्ड में भी उसे फैलाओगे। बोलो क्या तुम प्रॉमिस करते हो? तो इस पे हमारे हीरो कहता है मास्टर, इस अच्छे अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे मिस कर सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं एक एक टेक्निक को आपके सीख लूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। और गाइस तभी ये सुनते ही सिस्टर विंडो कहता है कि मुबारक हो, आपने इस स्टेज को क्लियर कर लिया है। और गाइस इसी के साथ ये डंजन भी क्लियर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? पर गाइस तभी बगल से आवाज आती है, ओह लगता है तुम उठ गए। और गाइस तभी हमारा हीरो की सुयूल को देखता है और कहता है अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हो की सुयूल? तो इस पे गाइस की सुयूल अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है कि चलो मुझे इंट्रोड्यूस करने दो अपने आप को, मैं ब्लू गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर हूँ और मेरा नाम की सुयूल है और मुझे डार्क सोवरेन नाम से भी जाना जाता है। गाइस ये सुनते ही हमारे सोचता है अरे यार ये बात मुझे पता है, पर एक मिनट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्या मैंने डंजन को जैसे ही कंप्लीट किया था उसके खतरनाक प्रेशर की वजह से क्या मैं बेहोश हो गया था? वहीं पे ये की सोयोंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे लड़के ने उस डंजन को क्लियर कर लिया, इसका मतलब तुम्हारा टैलेंट सच में मेरे से ज्यादा है क्या? और गाइस वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में देख रही होती है हमारे हीरो को। पर तभी हमारे हीरो कहता है प्लीज ये सब बकवास से पहले प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट ग्रांट कर दीजिए, मुझे थोड़ा देर समय दे दीजिए, मैं अकेले में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं और अपने चेकअप को और मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहता हूं, उसके बाद आप मेरे से मिल लीजिएगा। आपका ब्लू गिल्ड इतना ज्यादा नॉलेजेबल है कि मैं कहीं भी अगर भागता हूं तो आप मुझे आराम से पकड़ लोगे, तो प्लीज अभी मेरे को जाने दीजिए। तो इस पे गाइस की सियोल कहती है ठीक है अभी के लिए मैं तुम्हें जाने देती हूं, पर याद रखना मैं जरूर तुम्हें आऊंगी पूछने के लिए और जरूर पूछूंगी कि आखिर तुमने किस प्रकार का रिवार्ड पाया अंदर और कैसे तुमने उस बॉस मॉन्स्टर को हराया, कैसे तुम उसके डिसाइपल बने। और गाइस तभी हमारा हीरो एक और बात कहता है कि क्या दुनिया को पता है कि मैं उनका डिसाइपल बन चुका हूं? प्लीज इस बात को हो सके जितना हो सके उतना छुपा लीजिए प्लीज। तो इस पे ये कुसयुम कहती है अरे बेवकूफ, वो तो मैं छुपाऊंगी ही ना, क्या हो अगर दुनिया को पता चल जाएगा कि एक टैलेंटलेस बंदे ने जो कि एक पोर्टर है उसने इस डंजन को क्लियर कर दिया, जबकि मैं एस रैंक की बंदी भी इस डंजन को क्लियर करने में नाकामयाब रहेगी, तो सोचो हमारी कितनी बदनामी होगी। इसलिए मैंने नॉन डिस्क्लोरेशन नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट सारे बंदों से साइन करवा लिया है जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे। उन सब ने ये कसम खाई है कि वो कुछ भी बाहर की दुनिया में नहीं बताएंगे और दुनिया को भी हमने यही बताया है कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैंने खुद ने इस डंजन को क्लियर किया है, समझ गए ना? और गाइस सुनने के साथ ही हमारे हीरो तुरंत ही अपने शेड्स विंडो को देखता है जहां पे शेड्स विंडो कहता है कि नोटिफिकेशन, क्या आप अपने रिवार्ड्स को कलेक्ट करना चाहोगे? इस पे हमारे हीरो कहता है अरे हाँ यार मैं रिवार्ड को बिना कलेक्ट किए ही सो गया था। और गाइस तभी वो रिवार्ड को एक्सेप्ट करता है जहां पे सिस्टम विंडो सबसे पहला रिवार्ड हमारे हीरो को उसकी वाइटैलिटी का देता है जो कि 20 पॉइंट से परमानेंटली ही बढ़ चुकी है। और दूसरा जो रिवार्ड होता है वो होता है एक एस रैंक का स्किल जो कि मास्टर ऑफ द मेरियड आर्ट्स का स्किल होता है। और गाइस तभी हमारे हीरो शेडो विंडो को पूरी तरह से चेक करता है, वो अपने बड़े हुए सारे के सारे पॉइंट्स को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। और तभी वो अपने सबसे पहले एस रैंक वाले स्किल को देखता है जो कि मेमोरी ऑफ द डेड नाम की होती है, मेमोरी रीडर स्किल, जिससे कि हमारा हीरो किसी भी डेड पर्सन के मेमोरी को पढ़ सकता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है वाह यार ये बड़ा बढ़िया स्किल है, ये तो एक हिडन स्किल है जो मुझे मिला था जिसकी वजह से मैंने इस डंजन को क्लियर कर लिया। और गाइस तभी वो अपने मेरियड आर्ट वाले स्किल को चेक करता है जहां पे 3 कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि जैसे ही आप मेरियड आर्ट वाले मास्टर को समन करोगे ना, आपकी 20 वाइटैलिटी 20 माना चली जाएगी और उसके बाद ये मास्टर सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए ही अपीयर होंगे। दूसरा, ये जो मास्टर आएंगे वो फिजिकल वर्ल्ड में अपीयरेंस नहीं दे पाएंगे, इससे छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आप मास्टर को समन करने के बाद ही 20 मिनट के अंदर ही सारे के सारे टेक्निक्स को सीख सकते हो, उसके अलावा आप किसी और तरीके से इन टेक्निक्स को नहीं सीख सकते। और गाइस ये देखने के साथ ही हमारा हीरो तुरंत ही अपने बैग को वहां पे पैक कर लेता है और तुरंत ही एक जंगल में चला जाता है जहां पे हमारा हीरो इस मेरियड मार्शल आर्ट जो स्किल होती है उसका इस्तेमाल करता है और तुरंत ही एक टेलीपोर्टेशन गेट खुल जाता है वहां पे, जिसके अंदर से मास्टर निकल कर आते हैं और कहते हैं रुकी, फाइनली तुमने मुझे यहां पर बुला लिया। इस पे हमारे हीरो कहता है यस मास्टर, मैंने आपको समन कर लिया। इसमें मास्टर एक जोरदार मुक्का हमारे हीरो पे दे मारते हैं और कहते हैं ससुरे, तुझे पता भी है तूने कितना लेट मेरे को समन किया है, इतने दिन तो तू क्या कर रहा था? एक एक पल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तेरे अंदर उतना अच्छा टैलेंट भी नहीं है, तब भी मैंने तुझे सिखाने के लिए अलाउ किया, पर फिर भी इतना ज्यादा टाइम हमारे पास कम होने के बावजूद तुम इस समय आराम फरमा रहे हो गुरुजी। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अरे गुरु मास्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपको पता है मैं बेहोश हो चुका था और बेहोश
बेहोश होने के बाद मैं आज ही तो उठा हूं, जैसे ही मैं उठा वैसे ही आपको मैंने समन किया है। पर गाइस ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो एक बात ध्यान देता है, अरे ये मास्टर ने मेरे को मारा कैसे? सिस्टम विंडो तो कह रहा था कि ये मास्टर फिजिकली इंटरवेन नहीं कर सकते इस दुनिया से, तो इस मास्टर ने मेरे को मारा कैसे? गाइस हमारे हीरो के फेस रिएक्शन को देखकर मास्टर कहते हैं, देखो ना यार, तुम्हारे फेस रिएक्शन को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। अरे बेवकूफ, मेरा और तुम्हारा माइंड जो है ना वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए मैं तुम्हें छू सकता हूं। पर छोड़ो, जाने दो, तुमने फाइनली मुझे समन कर लिया है ना, तो ये सब बात बंद करते हैं। हमारे पास समय वैसे भी कम है, तो जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। तो इस पे हमारे जो कहता है, चलो ठीक है मास्टर, अभी मैं अपने सारे स्केलेटन्स को समन कर लेता हूं। हमारा मास्टर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उन सबको अभी समन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने उन 200 स्केलेटन्स की जो एबिलिटीज है उन्हें चेक कर लिया है, वो बहुत ज्यादा ही मस्त है। जानते हो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है तुम में, तुम्हें सबसे पहले सीखने की जरूरत है। गाइस सुनते ही हमारे को सोचता है, अरे क्या मैं परेशानी हूं? पर मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे कुछ सीखना है यार, मेरे को कुछ नहीं सीखना, मेरे स्केलेटन को सब कुछ सिखाइए, मेरे को नहीं सीखना कुछ भी। तो इस पे मास्टर कहते हैं, तुम्हें पता है मेरी टेक्निक्स को क्या कहते हैं? मानसूल। मानसूल का मतलब जानते हो क्या होता है? मानसूल का मतलब होता है कि इस दुनिया में वो व्यक्ति जो सब कुछ सीख चुका हो और कुछ भी ना बचा हो सीखने के लिए, उस व्यक्ति की टेक्निक्स को कहते हैं मानसूल। और तुम्हारे पास कितने स्केलेटन है? बस 10 स्केलेटन है ना, तो मैं अपनी 10 ही टेक्निक्स को बस तुम्हारे स्केलेटन्स को देख सकता हूं। पर स्केलेटन पे मैं एक टेक्निक सिखा सकता हूं, पर मेरे पास हजारों टेक्निक्स हैं, तो वो जो बचे हुए टेक्निक्स है ना वो तुम सीखोगे, समझ गए ना ससुरे? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, पर मास्टर आपने तो कहा था कि आप मेरे को नहीं सिखा सकते हो, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है सीखने का, तो आप ये क्या बकवास किए जा रहे हो? इस पे मास्टर कहते हैं, हो ससुरे चुप हो जा, तू मेरे साथ ज्वाइन हो चुका है छोकरे, समझ गया ना? तो आज से तू मेरा डिसाइपल और मैं तेरा मास्टर हूं, और तू कह रहा है कि तेरे पास टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं, तू जैसे बेकार से कचरे को कैसे एक टैलेंटफुल मास्टर आर्टिस्ट बनाना है, इसका भी टैलेंट मेरे अंदर है। मेरे पास एक टेक्निक है जिसे मैंने अभी तक किसी पे इस्तेमाल नहीं किया था, पर तेरी आंखों में जज्बा है, जिस जज्बे का मैं इस्तेमाल करके अपनी सारी टेक्निक्स को तेरे अंदर डाल दूंगा। तुझे पता है ये जो नई टेक्निक मैंने बनाई है ना, उस टेक्निक की अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तेरे ऊपर 300 दिनों तक तेरे बॉडी को उससे मसाज करता हूं, तो फिर तेरी जो हड्डियां हैं, मेरिडियंस हैं, और जो क्यूआई फ्लो है वो एकदम सही हो जाएगी, एक सुपर टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट की तरह बन जाएगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा ही फिजिकली पेनफुल होगा, तू पेन में बहुत ज्यादा ही दर्द खाएगा, पर कोई बात नहीं, तेरी आंखों में मुझे डिटर्मिनेशन दिखता है, जो कि तूने कहा था ना कि तू कुछ भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। गाइस ये हमारे मास्टर के कहते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूं ये न्यू मानवा आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें गाइस, बिल्कुल भी नहीं। जो भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, जब कम से कम इस वीडियो से मेरे को कम से कम 2000 सब्सक्राइबर और उसके बाद 5000 लाइक्स आते हैं, उसी के बाद मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा। तो चलो देखते हैं कि कितना देर लगाएंगे आप लोग इसे लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें। और लास्टली मैं कहना चाहता हूं कि मैं मानवा क्यों देखता हूं, आप मानवा क्यों देखते हैं, हम सब मानवा क्यों देखते हैं, क्योंकि वी लव मानवा।